अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपका भाई वासे हबीब अपने यूट्यूब चैनल पर आपके साथ है एक बार फिर। और मेरे साथ आप देख रहे हैं एक शख्सियत इस पर बैठी हुई हैं, विराजमान हैं अपनी नशिस्त पर, और इनका नाम है उमर रशीद। और नाम बहुत सारे लोग देखते ही समझ गए होंगे, पहचान गए होंगे। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। उसके बाद पाकिस्तान में जो बहुत सारे कोचेज़ हैं, मैं अक्सर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीविज़न और रेडियो के मीडियम पर बहुत इनका तस्करा करता हूँ। और मेरी खुशनसीबी है कि बहुत सारे लोगों के साथ साथ मुझे उमर भाई के साथ बतौर तज्ज़ियाकार एक वक्त ये भी आया कि हमने इनसे सीखा, इन्हें देख देख कर बड़े हुए, कि मैंने इनके साथ स्टूडियो भी शेयर किया, टेलीविज़न पर भी और रेडियो पर भी। और आज मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर मैं ये कहूँ कि इंटरव्यू टाइप चीज़ पहली बार है तो ये भी गलत नहीं होगा। मैंने इंटरव्यू कभी किसी का नहीं किया और मैंने आज पहली बार उमर भाई, मेरा दिल चाहा कि मैं उमर भाई की राय लूँ। पाकिस्तान की T20 आउटफिट है जो ज़रा सी एक नई टीम नज़र आ रही है, एक नया एनर्जेटिक कप्तान है बाबर आजम, क्या बेहतरी हो सकती है। इंग्लैंड में ये सीरीज़ हो रही है, उसका एक रीज़न ये भी है कि इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने का वसी तजुर्बा रखते हैं। इंग्लैंड में कोचिंग के भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। अभी लास्ट ईयर भी इंग्लैंड गए हुए थे ये कोरोना की आफत से पहले, और आई थिंक कि इनकी टीम फाइनल तक वहाँ गई। वो एक्सपीरियंस भी लास्ट में मैं शेयर करूँगा आप सबके साथ। लेकिन सबसे पहले जो मेन कंसर्न है हमारा, उमर भाई टेस्ट सीरीज़ यकीनी तौर पर हमने गवा दी, ODI सीरीज़ है नहीं, T20 सीरीज़ में पहला मैच जहां हमने अच्छा बाउंस बैक किया था वो पूरा ही नहीं हो सका, बादलों ने वफा नहीं की। अब हमारे पास T20 है जिसमें हम सबसे तगड़ी, यानी हम ये समझा जाता है कि सबसे तगड़ी क्रिकेट पाकिस्तान T20 में खेलते हैं। और कल खेली भी, खुसूसन मोहम्मद हफीज़ ने खेली और बताया कि यार मैं अभी भी हूँ तंदुरुस्त तो तवाना और मैं खेल सकता हूँ। तो 196 रन्स कर पाकिस्तान शायद ये तीसरी बार हारा है कि पाकिस्तान ने 160-70 से ऊपर रन्स किए हैं पिछले 2-3 साल के अरसे में और पाकिस्तान मैच हार गया हो। तो ये हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है? बॉलिंग तो हमारा खासा थी, क्या कमियां नज़र आ रही हैं आपको? कल जिस अंदाज से हमने पहले बैटिंग शुरू की, बहुत ही पॉजिटिव अंदाज से ओपनिंग स्टैंड था हमारा बाबर आजम का और फ़खर जमान का। उसके बाद फिर एंड में हफीज़ की बहुत ही शानदार बैटिंग। यूजुअली ऐसा हो जाता है जब आप इतने अच्छे उम्दा बैटिंग करते हैं तो आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट की तरफ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ शायद बैक ऑफ द माइंड, हो सकता है उनमें ना हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कुछ प्लेयर ऐसा समझ रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यू सुने, उनमें उन्होंने कहा था हमारा पार स्कोर हम चाहते थे 160-170 करें, तो उससे वो 20 रन ज़्यादा करे। तो हो सकता है वो ये समझ रहे हो कि इस पिच पे 160-70 रन जो है ना पार स्कोर है और अच्छा स्कोर है। जब उन्होंने 196 कर लिया तो हो सकता है बैक ऑफ द माइंड का ये हो गया, ये बहुत रन हो गए। तो वो जो एक, हालांकि आप जब आप अंदर जाते हो तो आप वो फिगर भूल जाते हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो आपको हॉन्ट करती है और ये अनकॉन्शियसली आपको हॉन्ट करती है। ये आपको अंदाज़ा नहीं होता, जब चीज़ें आपके सामने से निकलनी शुरू होती ना, फिर आप उसको चेस करने के लिए चले जाते हो हमेशा। तो मेरे ख्याल में कल थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट लगे बॉलिंग में, जिसकी वजह से थोड़ा सा उन्होंने देखा, और जब उन्होंने मारना शुरू किया और इतने कॉन्फिडेंट लगे और इतने अच्छे अंदाज से उन्होंने बैटिंग शुरू की, और मैं समझता हूँ बिल्कुल डोमिनेट किया उन्होंने हमारी बॉलिंग को। हमारी बॉलिंग मेरे ख्याल में पाकिस्तान की दुनिया में जितने भी अगर टीमें देखें तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है, और मैं उसको बिलीव करता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है, लेकिन वो वहाँ डिलीवर नहीं कर सका, वो वहाँ पे बेबस नजर आया। जी उमर भाई, आपकी बात से ये सवाल सामने आता है, बड़ी अच्छी आपकी हमेशा की तरह आज भी जो आपकी आई है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने पार स्कोर सोचा हुआ था 170, पाकिस्तान के रन्स इतने लग गए बोर्ड पर कि बाबर एंड कंपनी फील्ड में जब आई तो वो बड़ा रिलैक्स थी और उन्होंने ये सोचा कि इंग्लैंड पर सारा प्रेशर है, दबाव हम पर नहीं है, चैनल बॉलिंग की जाए, इंग्लैंड चांसेस लेगा और हमें विकेट्स देगा। लेकिन जैसे ही बैरिस्टो और बेंटन की पार्टनरशिप ग्रो करना शुरू हुई, पहले 3-4 ओवर्स के बाद, तो बाबर थोड़ा सा कंसर्न नज़र आए कि यार मुझे विकेट नहीं मिल रही, 10 रन से जायद की औसत से ये लोग रन्स कर रहे हैं। फिर आप ये समझते हैं कि हमने फिर रिएक्ट किया है, यानी वो रिएक्शन आया हमारा, पैनिक हो गया, पैनिक बटन प्रेस हुआ कि यार विकेट नहीं मिल रही, और फिर सिंपल नहीं रख सके चीज़ों को। फिर शादाब ने जब 2 विकेट्स हासिल की तो फिर हम बड़ा फ्लैट नज़र आए, हमने कहा यार जो बॉलिंग कर रहा है उसे करने दो। तो आई थिंक कि इसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाबर की ग्रूमिंग एज अ कैप्टन ऑब्वियसली चल रही है और टाइम टू टाइम वो फिर लर्न करेगा अपनी इन मिस्टेक से। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें थोड़ी सी हमारी कैप्टनसी का भी थोड़ा सा फ्लॉ नज़र आया, क्योंकि बाबर इतने एक्सपीरियंस नहीं है, अभी वो सीख रहे हैं। और बेसिकली जो आपने पैनिक बटन का वो अंदाज़ा आपको उसी वक्त हो गया जब उन्होंने मारना शुरू किया तो हम 4-5 लोग ग्राउंड के अंदर एक मीटिंग के हडल से आ गए।
तो ऑब्वियसली अगर आप मेच्योर कप्तान होते हैं, अगर जैसे मिसबाह खुद होते थे तो उस चीज़ को हैंडल करते थे और बड़े अंदाज से काम एंड कलेक्टिव, इवन हमारे सरफराज भी थे, वो भी यूजुअली काम एंड कलेक्टिव होते थे, लेकिन अक्सर वो भी पैनिक हो जाते थे। तो ये पैनिक बटन जो है ना, ये आप फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे पे असरअंदाज हो जाता है, तो पूरी टीम फिर पैनिक बटन करते और चेस करते। जहाँ तक आपने उसकी बात की शादाब की पहले ओवर की, उसने बहुत उम्दा पहला ओवर कराया, उस पर ऑलमोस्ट 3 विकेटें हो गई थी, लेकिन वो जो अंपायर का डिसीजन, अंपायर कॉल की वजह से तीसरी विकेट नहीं की, जिसके हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात भी की थी, जिसमें मैंने कहा था कि डिसीजन होते हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पहला वाला डिसीजन भी अगर हमारे अगेंस्ट चले जाता तो वो भी हमें नहीं मिलता। लेकिन रिव्यू पर कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, इसमें ये बात भी ऐड कर जवाब दें कि रिव्यू जो है उस पर कोई ना कोई अब नज़र सानी करने की ज़रूरत है आईसीसी को। देखें 2 सिमिलर डिलीवरीज थी, एक बार उसका बेनिफिट ले गया बॉलर, एक बार जो शायद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी विकेट थी ओवेन मॉर्गन उनके कप्तान की, वहाँ बेनिफिशियरी बन गया ओवेन मॉर्गन। तो आईसीसी को क्या कोई नया क्लॉ या पुराने क्लॉज में रहते हुए कोई नई जिद्दत लानी चाहिए रिव्यू सिस्टम पर? आपके जहन में कोई आइडिया? नहीं, मेरे ख्याल में जो रूल जो बना हुआ है ना, वो एक ही रूल है जी, यानी कि अगर अंपायर कॉल हो जाती है, उसने जो भी डिसीजन दिया हो, चाहे उसने आउट दिया हो तो आउट ही रहेगा, चाहे उसने नॉट आउट दिया हो तो वो नॉट आउट ही रहेगा। तो वो रूल तो बिल्कुल दोनों के लिए सेम है। अगर मैं समझता हूँ, जब मैं मैच देख रहा था, पहला वाला जो लगा उसको बेंटन को, तो मैं समझा गेंद जो है ना ऑफ स्टंप के बाहर लगी है, लेकिन वो हाफ एंड हाफ थी, क्योंकि अंपायर ने आउट दिया हुआ था तो अंपायर स्कॉर पे चली गई, और इस वाले में अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ था तो आप मेरे ख्याल में बीइंग अ क्रिकेटर एज ए कोच मैं चाहता हूँ कि आप अंपायर्स के हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, और यही चीज़ जो है ना आपको दूसरी चीज़ों से नेगेटिवली से दूर ले जाती है। अक्सर होता क्या है, मैं जब कोचिंग भी करता हूँ टीम के अंदर कोई भी, तो आप जब कोई डिसीजन होता है तो हम लोग मैच से फोकस हट के डिसीजन पे डिस्कशन शुरू हो जाती है, इसकी वजह से आप एक्चुअल जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो गोल होता है, उससे आप हट जाते हैं। तो आपको तो हर वक्त ऑल द टाइम, T20 इतना फास्ट गेम है, इसको तो आपको ऑल द टाइम उसी का फोकस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, और खेल जो है ना ज़्यादातर ऊपर के लेवल पर वो 80% मेंटल। अच्छा, मैं पाकिस्तान की इनिंग्स को अगर आपसे कहूँ कि उमर भाई ज़रा समराइज़ कर दें कि बाबर आए फ़खर को लेकर, फ़खर ज़मान पर यकीनी तौर पर तमाम तनकीद वाले बैठे हुए थे कि यार ये अब क्या करेगा, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी फ़खर ज़मान पर। अगर फ़खर ज़मान आलमी क्रिकेट से दूर होता है ना यहाँ तक आकर, तो ये बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए। हमने 2 साल से मतलब फ़खर ज़मान पे जितना इन्वेस्ट किया या हसन अली पे किया था, आई डोंट थिंक सो किसी और नौजवान प्लेयर पर इतना किया गया। अब फ़खर ने थोड़ा सा परफॉर्म किया, लेकिन मैं अभी बाबर पर आने से पहले आपसे स्पेसिफिक ये सवाल करूँगा कि इतना अरसा क्रिकेट से दूर रहे, कोविड-19 में आराम भी किया, कोचेस के साथ काम भी किया, क्या वीडियो एनालिस्ट जो हमारे हैं वो क्या वलीमे बनाते हैं खाली? वीडियो एनालिस्ट के साथ क्या काम नहीं किया जाता या उनको खातिर में नहीं लाया जाता? फ़खर ज़मान ने, देखें आप उमर भाई, 6ठे स्टंप की गेंद को क्रॉस मार दिया और था भी कौन लेगी। तो मतलब फ़खर ज़मान की इन वीकनेसेस पर काम किया नहीं जा रहा, या वो खुद अपनी गलतियों से सबक सीख नहीं रहे? जैसे अभी आपसे कहा ना कि ऊपर के लेवल पे, हर क्रिकेट के लेवल पे आपको 80% दिमाग का काम होता है। देखिए काम तो ज़रूर होता है, मैं ऐसा समझ ही नहीं सकता कि किसी भी लेवल पे कोई कोच हो, जितनी भी उसकी नॉलेज हो, जितना भी कुछ हो, वो काम तो कर रहा होगा, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आप अपने ओन योर ओन होते हैं, आपको अपना दिमाग यूज़ करना होता है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ फ़खर ज़मान की और उनके कप्तान मॉर्गन की। अच्छा, अब मॉर्गन ने जो क्रिकेट खेली है उसने 360 एरिया पे शॉट्स मारे हैं। अगर वो ऑफ स्टंप पे मिल रही है तो उन्होंने कवर के ऊपर से मारा है, अगर उनको कट की बॉल मिली तो कट पे मारा है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानियों में ये वो बन गया हुआ है कि हम जब स्लॉगिंग करने के लिए आते हैं तो हम एक सेट पैटर्न है, वो हम मिड ऑफ से लेके और मिड विकेट के रीजन तक हम शॉट खेलना चाहते हैं, तो इसी वजह से हम एक ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब बॉल, जो जाहिर सी बात है सामने वाली टीम जो बैठी हुई है वो एनालाइज करती है कि भाई ये यहीं शॉट मारते हैं, इसको आहिस्ता ग्रेजुअली थोड़ा सा बाहर ले जाए और वहीं पर फिर वो आप अपनी विकेट भेजते हो। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें 360 डिग्री पे शॉट्स अपने डेवलप करने हैं, और ये करते हैं, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, और जिसकी वजह से आप वन डायमेंशनल। चलें, बाकी बड़े दिन के बाद आपके साथ बैठने का ये फ़ायदा हुआ कि कुछ चीज़ें जो मैं भी लॉस्ट कर जाता हूँ ना, वो वापस आ गई। देखें, अब आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। उमर अकमल पर तनकीद होती थी, बड़ा पीछे चला गया हूँ मैं एकदम से एक बात लेकर। उमर अकमल के जब कमबैक कराने की 2019 से पहले बातें हो रही थी,
तो उमर अकमल थोड़े से रन्स कर भाई इसी जगह को टारगेट करते थे, हर गेंद को खींच रहे थे मिड विकेट और मतलब स्क्वायरिश एरिया में भी थोड़ा सा खींचते थे। तो बात यह है कि ये ही हमारे तमाम बल्लेबाज करते हैं। उमर कुछ नया नहीं लाए थे, नया कुछ पुराना लाए थे। अरसे से देख रहा हूँ मैं भी ये कि हम हर गेंद को जो है वो वाइड लॉन्ग ऑन से लेकर मिड विकेट तक खींचते हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, ये जो कोचिंग पूरी टीम बैठी है और ये मामूली नाम नहीं है, मतलब अब जो नाम है, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, वकार यूनिस, मिसबाउल हक, यूनिस भाई, ये नाम है और यूनिस खान नाम है। मतलब पाकिस्तान में कोई भी 10,000 के क्लब में नहीं गए और आपके साथ तो यूबीएल में जो है वो बड़ी वाकफियत रही, आपके साथ वो खेले, आपकी कोचिंग में खेले और कप्तानी भी की। फिर उन्होंने अपने लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, यंगस्टर्स के लिए बाहर भी बैठ जाया करते थे। तो मैं ये सोचता हूँ और पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये सारे प्लेयर्स इतने बड़े हैं कि ये यूनिस खान या मिसबाउल हक के समझाने के बावजूद ये मिस्टेक्स करते हैं? आदत से मजबूर हैं या ये खातिर में नहीं लाते? एक्चुअली आप देखें, अब ये है डेवलपमेंट का फ़र्क। हम जब डेवलप होते हैं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर हम सिर्फ फिज़िकली और टेक्निकली डेवलप हो रहे होते हैं। टेक्निकली पहले डेवलपमेंट पहले होती थी हमारी, हम क्रिकेट खेलते थे क्लब क्रिकेट, तो उसमें हमारी टेक्निकली अवेयरनेस बहुत बढ़ती थी। मेंटली हमारी डेवलपमेंट नहीं होती यंगर एज में, और मेंटली डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बाहर जितने भी लोग होते कोचिंग होती है, मैंने इंग्लैंड में काफ़ी कोचिंग की है, वहाँ पर वो ये चारों चीज़ें साथ लेके चलते हैं, टेक्निकल, फिजिकल और मेंटल। वो कोई भी काम करते हैं ना, कोई एक चीज़ होती है उसमें उसे टेक्निकल एक्सपेक्ट भी देखते हैं, उसका टेक्निकल एक्सपेक्ट देखते हैं, मेंटल भी देखते हैं, फिजिकल भी देखते हैं, और उसको बच्चे को या प्लेयर को एजुकेट करते हैं कि इसकी क्या रीज़न थी। अब आउट हुए, हो सकता है आपका टेक्निकल फ्लॉ हो सकता है, या आपका टेक्निकल फ्लॉ हो सकता है, या आपका मेंटल फ्लॉ, तो ये और या फिजिकल, तो ये चार चीज़ें होती हैं। अब हम बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि ये हमारी माशरे से सारी चीज़ें, हम लोग बहुत टनल विजन वाले लोग हैं, हमें जो चीज़ नज़र आती है हम उसी तरफ जाते हैं, हम चारों एंगल से देखते नहीं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हम ग्रेजुअली आ रही है, तो आप देखिएगा ये फ़र्क आएगा। और यूनुस की जहाँ तक आपने बात की, यूनुस तो खुद ऐसा खेलने वाला प्लेयर था, वो तो खेलता 360 पे था, तो वो कैसे के नहीं बताएगा उनको कि आपने 360 खेलना है। तो ऑब्वियसली जब आप अंदर जाते हैं तो गेम के प्रेशर की वजह से और उसकी वजह से आपका माइंड हो जाता है ब्लॉक, फिर आप एक उस तरफ चले जाते हैं। और दूसरी मैं आपको मिसाल दूँ बाबर आजम की। अच्छा, बाबर आजम T20 के इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन बिल्कुल है, ठीक है ना। देखिए वो भी ऑलराउंड खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। हमने एक और भी कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है कि भाई पावर हिटिंग बहुत ज़रूरी है। पावर हिटिंग आपको सिर्फ आखिरी 2-3 ओवर में करनी होती है, बाकी तो आप क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं ना। बाबर आजम को भी रोल यही दिया गया कि अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम के जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो 50, 60, 70 के बाद आउट हो रहे हैं। अगर वो अपनी इनिंग को 20वें ओवर तक लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे वो सेंचुरीज आराम से शुरू कर सकेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास आ रही है। अनफॉर्चुनेटली वो जब होता है 50, 60, 70 के बाद 13वें ओवर, 12वें ओवर, 14वें ओवर में आउट होते हैं। उनको रोल ये दिया गया होगा कि आपने बाबर पूरे 120 बॉलों तक खेलना है। आप जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप रोल डिफाइन करते हैं प्लेयर का। बाबर आजम पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर है, उसको ये रोल डिफाइन किया होगा कि आपने 120 बॉल तक रहना है, क्योंकि जब आप रहोगे तो रन तो आपके रुकेंगे, क्योंकि आपके पास इतने शॉट्स हैं, आपके पास इतनी चीज़ें हैं कि आपके रन नहीं रुकेंगे। तो उसके सराउंडिंग में फिर इसका रोल होता है फ़खर जमान का कि आपने चांस लेना है, कुछ जो भी प्लेयर जाता है उसके अराउंड खेलता है। तो ये सारे रोल्स होते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली बाबर को अब कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी ना किसी तरह वो बैरियर टूटे। जिस दिन उसका बैरियर टूट गया 12-13 ओवर वाले, आप देखिएगा वो सेंचुरी रन स्कोर करना शुरू कर देगा जी। और यही मेरे लिए जो है ना कि कंसर्निंग पॉइंट टू मी इज़ के बाबर आजम T20 क्रिकेट में, ठीक है, 44 गेंदें अगर खेल लेते हैं और उसके बाद वो 65 गेंदों का सामना नहीं कर पाते, तो ये बड़ा जो है ना हमें वो करता है। और दूसरी बात ये है कि ये वही 25 गेंदें होती हैं या 21 गेंदें होती हैं, मैं 65 की बात करता हूँ, या चले 60 कर लें, आधी आधी, ये वही 16 गेंदें होती हैं कि जहाँ पर एक सेट बैट्समैन से इन T20 फॉर्मेट रिक्वायरमेंट होती है कि इन 16 गेंदों पर आप अगर 40 नहीं तो कम से कम डबल तो करो, 32 रन तो करो। तो आई थिंक कि फिर आपका अपना जो एक पर्सनल स्कोर है वो भी अच्छा रिफ्लेक्शन आएगी उसमें कि यार आपने जो है वो 80 रन कर दिए, ठीक है ना, आपने 80 रन कर दिए यार 60 गेंदों पर, यहाँ तक तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन 44 गेंदों पर 57 रन करना और उसके बाद अपनी विकेट भी लूज़ कर जाना, आई थिंक के जो फैंस हैं जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, अब देखें मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह से इन्हेंस हुई है ना उमर भाई, इस तरह से लोगों का मिजाज, हम हैं बड़ी जज्बाती कौम,
अब इतनी सारे प्रोग्राम एनालिसिस सब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, ये एक आम इंसान को भी ये बातें सिखा रहा है कि यार बाबर आजम में वो 170 वाले स्ट्राइक रेट से फिनिश करने वाला मामला नज़र नहीं आता। तो ये बड़ा कंसर्निंग है कि कप्तान को फ्रंट से लीड भी करना है। मैं आपको बात करूँ, मैं ये कहना कि 170 वाला उसका नज़र नहीं आता, वो उसमें है, अनफॉर्चुनेटली वो उससे पहले ही आउट हो रहे हैं। उन्हें ये सोचना पड़ेगा, उन्हें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जब मैं इस स्टेज पे आता हूँ, मैं अपनी विकेट लूज़ करता हूँ, तो मुझे कोशिश करके 20 बॉलें और खेलनी है। तो और जिस तरह वो बैरियर टूट, ऐसा होता है बैट्समैनों की उसमें कि कभी कभी बंदा 90s के फेरे में अटक जाता है, कभी कभी बंदा 49, 50, 40s के फेरे में बढ़ जाता है। तो जिस बार वो बैरियर निकल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो स्कोर करना शुरू करता है। अच्छा, आपको याद होगा कि हम लोग टेलीविज़न पर भी बैठते थे तो अक्सर आपसे ऑफ एयर भी हम डिस्कस कर रहे होते थे कि उमर भाई मोहम्मद हफीज़ के हवाले से मेरी हमेशा से उनके बारे में ये राय थी कि पाकिस्तान की टीम में जो माजी में खिचड़ी पकती थी ना कि यार जिसने रन नहीं किया अगले मैच में बात होती थी इसको बिठा के इसको खिला ली, याद है ना आपको? तो मोहम्मद हफीज़ अपना बेस्ट शॉट तभी नज़र आता था कि देते हैं जब वो फ्री खेलते हैं, उन पर ये दबाव नहीं होता कि मैं आउट हो गया तो अगले मैच में क्या होगा। हफीज़ एज ए स्ट्रोक प्लेयर आई थिंक बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। ये अब उम्र के इस हिस्से में आकर हम क्यों देख रहे हैं? और हफीज़ की इनिंग को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कल की है। हफीज़ की इनिंग बहुत ही उम्दा इनिंग थी और बड़ी मेरे ख्याल में जो 20 रन जो ज़्यादा बने वो उसी की बैटिंग की वजह से बने। और जिस अंदाज से कल वो खेले हैं, मेरे ख्याल में जो कॉन्फिडेंस था उनका और जो उनकी स्ट्रोक की सिलेक्शन थी, और इसमें मैं कहूँगा उनकी बॉलिंग भी थोड़ी बैड हो गई। उन्होंने जो उनके बॉलर्स थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा स्लो बाउंसर कर रहे थे और वो ऑफलाइन हो रही थी, जिसको उन्होंने भरपूर तरीके से हफीज़ ने उसका फ़ायदा भी उठाया। तो मैं ये बड़ी उम्दा थी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इफ्तिखार से और शुएब से वो वाली हिटिंग नहीं हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 छक्के और लग जाते तो 15-20 रन और हो जाते। जी, अगला सवाल मेरा वहीं था जहां आप मुझे ले आए शुएब मलिक, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग के बाद फिर ज़रा बॉलिंग पे आते हैं। थोड़ा सा शुरू में भी बात की शुएब मलिक वेटरन शुएब मलिक, 20 साल का तजुर्बा रखने वाले शुएब मलिक, खिदमात हैं, पाकिस्तान को सर्व किया है, फॉर्मर कैप्टन भी रहे। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कोई ऐसी बात, लेकिन मैं अगर शुएब मलिक की करियर को देखूं तो मुझे लगता है कि जब नसीम अशरफ साहब ने शुएब मलिक साहब को कप्तान बनाया, वहाँ शुएब मलिक की क्रिकेट तनज़्ज़ुली की तरफ आ गई। वरना शुएब मलिक अपनी टीम में एक ऐसा टीम प्लेयर था जो अपनी टीम में जगह बनाने के लिए ऑल आउट जाता था। जिस नंबर पर बैटिंग करने भेजो वो उस नंबर पर परफॉर्म करते थे, परफॉर्मर थे, खेले परफॉर्मेंस देकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रास्ता भी रुका उनकी वजह से। लेकिन अब इतना सीनियर होने के बाद अब वो चेक कर रहे हैं, आज भी अपना ड्राइव कवर पर मार कर कैच होने के बाद चेक कर रहे हैं, कंफर्म शॉट्स नहीं हैं उनके अभी भी। जिस तरह मोहम्मद हफीज़ जो शॉट मार रहे हैं फुल अथॉरिटी से, कंप्लीट कमांड से, ईस्ट से, तो शुएब मलिक पर आपको क्या कोई दबाव लगता है या आपको ऐसा लगता है कि एज अ क्रिकेटर बीइंग अ सीनियर प्रो नाउ इट्स टाइम टू मलिक कि यार कोई फैसला करें अपने करियर के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से? मेरे ख्याल में जो थिंक टैंक है वो ऑलरेडी ये फैसला उनकी जो प्लानिंग होगी ऑलरेडी यंग ब्लड को लाने की है। और ये हाल में हफीज़ और शुएब हैं, ये मेरे ख्याल में ये हेल्प कर रहे हैं उन यंगस्टर्स की, जो कि मेरे ख्याल में जो थिंक टैंक है वो सोचता है कि हेल्प करेंगे उनको ग्रूम करने की। जहाँ तक आपने कल आउट होने की बात की तो यूजुअली ऐसा अक्सर होता है कि वो शॉट जो है ना फ्लैट चले जाता है। हाँ, लेकिन वो कि जो कंसर्न मेरे में है ना, वो उसकी बैटिंग का नहीं है। मुझे है कि हो सकता है कि जब उससे इतनी मार पड़ रही थी, क्या नाम है, पाकिस्तानी इफ्तिखार, तो आपके हफीज़ भी एक थे और एक ऑप्शन आपके पास शुएब मलिक भी थी, तो आपको दे सकते थे। तो वो हो सकता है उनकी वो कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई कि यार उन्होंने उसी पे चांस ले लिया। और जो कि मेरे ख्याल में उसको मैं बड़ा दाद दूंगा मॉर्गन को, क्योंकि पिछले मैच में वो स्वीप मारते हुए उस पर आउट हुए। सवाल तो बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, लेकिन आप ले गए ना मुझे बॉलिंग की तरफ। बिल्कुल, आप सुने, मैं आपको इस पर बता रहा हूँ कि एक जो बैटिंग अपने आप को कैसे वो अपना डेवलप किया। उन्होंने पिछले मैच में उससे आउट पे स्वीप मारा, उसने पहला ओवर उसका पूरा सीधे बल्ले से असेस किया और उसने कहा उससे स्वीप नहीं मारा, फिर उसने उसको दूसरे शॉट डेवलप किए हुए थे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का मारा, बिल्कुल कटों पे रखा। उसने कहा पता था कि मैंने इसको ये शॉट ही नहीं मारना। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले अपने फेलियर से सीखते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमने मिस्टेक्स किए हैं तो अगले मैच में हमने उसको ओवरकम करके अगले मैच में उसको
डिस्प्ले का। अच्छा उमर भाई, आपने मॉर्गन की बात की और इफ्तिखार की बात की, और यकीनी तौर पर यही अब सवालों में बात थी कि मोहम्मद हफीज़ क्या नज़र नहीं आए बाबर आजम को, और सरफराज तक, यानी कि सरफराज की बात सिर्फ मिसाल के लिए है कि सरफराज अहमद तक जब भी कप्तान हमने देखा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो हुआ साउथहैम्पटन में, वहाँ भी सरफराज ने हफीज़ से भी आउट करवाया, शोएब मलिक से भी बेन स्टोक्स को आउट करवाया। तो यकीनी तौर पर इनका तजुर्बा है कि थोड़े से स्पिनिंग ट्रैक पर, जो ट्रैक ये था, इस तरह के ट्रैक्स पर शोएब मलिक और हफीज़ को एक एक ओवर देकर चेक किया जाता था कि यार ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी कि यार ये एक एक विकेट ले गए ना यहाँ तो कमाल हो जाएगा। मॉर्गन का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ऐसा नहीं कि हफीज़ के खिलाफ ख़राब है, लेकिन मॉर्गन को वर्ल्ड कप में भी हफीज़ ने आउट किया था। आपको पता है लेफ्ट हैंडर्स के लिए बड़े डेंजरस होते हैं। एक ये बात ले लें, दूसरी ये ले लें कि वो जो इफ्तिखार को बैकफुट पर छक्का मारा है, ऐसे छक्के बड़े रेयर ही दिखते हैं जो लॉन्ग ऑन पर मारा है, थोड़ा सा कवर कह लें आप उसको, एक्स्ट्रा कवर पर मारा है तो वाइड लॉन्ग ऑन कह लें आप उसको, लॉन्ग ऑफ सॉरी। तो लॉन्ग ऑफ पर जो छक्का मारा है, मैं कहता हूँ ऐसे छक्के बड़े रेयर देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये देखें कि मोहम्मद हफीज़ जिसका सिक्का भी चल रहा है ना, आप मैच में एक अच्छा कप्तान ये भी असिस्ट करता है कि आपके किस खिलाड़ी पर आज किस्मत की देवी मेहरबान है। तो मोहम्मद हफीज़ पर कल यकीनी तौर पर उनकी लक उनके साथ थी, तो एक ओवर अगर हफीज़ को दिया जाता और वो मॉर्गन को आउट कर देते तो आई थिंक के एट दैट टाइम वो कहानी ख़त्म हो जाती। ये किस्मत, मैं मेरे लिहाज से किस्मत की देवी जो है ना वो 1% होती है, 1%। बाकी अपनी हार्ड वर्क होती है, अपनी स्किल होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और किस्मत की देवी उसी पर मेहरबान है जो ब्रेवरी से, अपने बड़े तरीके से, हार्ड वर्क से अपने आप को किस्मत की देवी के करीब लेकर आते हैं। जहाँ तक आपने बात की ना, जो हमने पहले भी बात की कि पैनिक बटन जो दब गया, हाँ, पैनिक बटन दबने की वजह से ही वो समझ उनको नहीं आई कि वो क्या कर सके। अगर कोई शुरू कप्तान होता तो वो ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई बात करता है कि यार मैं एक ओवर इससे करा लूँ, मैं चेंज कर लूँ ना, एक ओवर दे दूँ इसको, एक इसको दे दूँ, एक इसको दे दूँ, कि बैट्समैन को सेटल ना हो। और 3 ओवर में लगातार उस इफ्तिखार को दे रहा हूँ तो उसे अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का बॉलर। इफ्तिखार अहमद को मैंने भी बहुत देखा डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपने तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा देखा होगा। उसके अगेंस्ट बॉलर बुरे नहीं है, बैट्समैन भी बुरे नहीं है। अगर ये फेलियर इसलिए कहूँगा कि आखिरी की 6-7 बॉलों पर अगर 15 कर जाता, जो उसका रोल है टीम में उन्हें रखा ही इसलिए गया। अगर वो कंफर्म प्लेयर नहीं है तो आई थिंक कि फिर इस फॉर्मेट में हम दोबारा से आसिफ अली की तरफ चले जाएं, क्योंकि आसिफ अली 1-2 हिटें तो लगा देता है 10 बॉलों में। और लेकिन बात यह है कि इफ्तिखार पर तनकीद नहीं कर रहा, उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है। मैं अभी वहीद भाई के साथ कर रहा था उनके प्लेटफॉर्म के लिए प्रोग्राम, तो मैंने उसमें भी कोट किया कि भाई 7 मैचेस में 50 से ज़ायद की एवरेज है इस वक्त उसकी। तो इफ्तिखार को आप कैसे देखते हैं? आपने उसे बड़ा डोमेस्टिक में मॉनिटर किया। पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया के जो फैंस हैं वो अज़रा मजाक एक बात कहते हैं कि यार ये 29-30 साल के कैसे हैं, ये तो लगते ही 40 साल के हैं। तो एक तो ये बता दीजिएगा ऑन अ लाइटर नोट कि इफ्तिखार को आप कब से देख रहे हैं, क्या वाकई उसकी आपको लगता है कि एज ज़रा लंबा चौड़ा तगड़ा प्लेयर है? दूसरा ये बताएं कि इफ्तिखार को आपने देखा है एज अ फिनिशर, वो हमेशा से डोमेस्टिक के परफॉर्मर रहे, मुश्किल पोजीशंस पर, मुश्किल कहना चाहिए पिचेस पर। तो आप कैसे देखते हैं इफ्तिखार अहमद में वो दमखम है? देखिए एज का तो मैं इसके इसलिए नहीं कह सकता, ऑब्वियसली वो जो एज जो चलती आ रही है उसकी आ रही है, वो चेहरे से बड़ा लगता है, यहाँ बड़े होंगे। और हमारे पाकिस्तान में एक कल्चर भी है कि हम 2-4 साल अपनी एज की डंडी मारते हैं। अब वो ये तो है ही हमारा, इसको हमने ख़त्म करना है। हमने अगर अपने आप को सही करना है तो हमने ये चीज़ें ख़त्म करनी है कि हमने जो जेन्युइन चीज़ है उसको जेन्युइन लगे, ऑनेस्टी हमने प्रिवेल करनी है कि ऑनेस्टी से हम काम करें, ताकि हम ये छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप का फ़ायदा ना लेकर। तो हमने एजुकेट भी लोगों को यही करना है कि अगर जो आप हैं आप उसी एज ग्रुप में खेलें कि फ़ायदे होते हैं लोगों को। तो करते ऐसे ही हैं कि हम होते हैं 23-22 साल के, हम खेलते हैं अंडर 19 ग्रुप में, हम होते हैं 16-17 साल के, हम खेलते हैं अंडर 13 ग्रुप में। उससे आपको फ़ायदा वक्ती तौर पर होता है, लेकिन लॉन्ग रन में फिर आपको नुकसान होता है उसमें। यानी छोटे छोटे बच्चों के अगेंस्ट हम रन कर लेते हैं और टीम में आ जाते हैं। तो सबसे अच्छे तो इस वक्त फिर मिसबाह उल हक की नज़र आते हैं कि जो आए तो वो कंफर्म बताया गया कि 33 साल के, जो उनकी रीबर्थ हुई। खेल तो वो पहले गए थे, 2001 में टेस्ट खेल गए थे न्यूजीलैंड में, उसके बाद वो वनडे भी खेल गए थे 2002 में। तो फिर मिसबाह उल हक की एज जो थी वो नज़र भी आती थी ना, कि रिफ्लेक्ट भी करता था कि हाँ यार जेन्युइन एज का बंदा है। फिर उन्होंने अपनी फिटनेस पर देखें क्या मकाम हासिल किया, कहाँ तक उनकी क्रिकेट एक्सेल करके गई। वो बाकी बातें, जो गेम की तनकीद है वो अपनी जगह, फॉर बेटरमेंट ऑफ द क्रिकेट या बेटरमेंट ऑफ द गेम। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये जानूं कि पाकिस्तान वहाब रियाज को बिठाकर, जिसकी मिसबाह उल हक थोड़े अरसे पहले कह रहे थे मेरी उससे बात हो गई है, मेरी मिसबाह उल हक से बात हो गई है कि पाकिस्तान के लिए वो टेस्ट क्रिकेट में भी जब ज़रूरत होगी तो वो अवेलेबल होगा, और आमिर से भी बात हो गई है, तो वहाब रियाज को
T20 क्रिकेट बाहर बिठाकर रखना और उसे ना खिलाना, वो भी उस मैदान पर कि जहां वो आखिरी बार खेला है तो उसने मैन ऑफ द मैच अचीव किया। आपको याद है सरफराज की कप्तानी में? हाँ, लेकिन उसमें जो ये जो हम कहते हैं ना कि पिछले साल हमने किया था, वो हिस्ट्री हो गई। हाँ ठीक है, वो हिस्ट्री हो गई, वो वाला एक्चुअली। लेकिन ऑब्वियसली आप वो देखा होगा, आप वो बॉलिंग करा रहे होंगे, वहाब रियाज भी करा रहे होंगे, आमिर भी करा रहे होंगे, तो उन्हें हो सकता है आमिर पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया हो जो थिंक टैंक है। शाहीन शाह अफरीदी आपको कैसा नज़र आता है? मुझे एक चीज़ नज़र आती है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, जब वो बॉल डिलीवर करता है, डिलीवरी स्ट्राइड है, वहाँ आकर ऐसा लगता नहीं है कि वो जो एक मोमेंटम बनाता है ना अपना, कि वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से गेंद गिरेगा। ऐसा लगता है वो भागा तो ज़ोर से है, एंड में ऐसा मुझे फील होता है कि जो उसका लेफ्ट जो पाँव है, जिस पाँव पर वो बॉल करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एड़ी पहले लग जाती है उसकी, पूरा पाँव नहीं लगता। इससे क्या टेक्निकली कुछ पेस में कुछ 1-2 यार्ड्स माइल्स की कमी आती है? बेसिकली होता क्या है, जब आप फिनिश बैलेंस नहीं करते ना अपने एक्शन को, तो ऑब्वियसली आप में कुछ ना कोई कमी आती है, या आपकी लाइन और लेंथ खराब हो जाएगी, या आपका पेस हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी है, मैं समझता हूँ वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान का एक प्राइम बॉलर है। वो मैं नज़र आ रहा है मुझे कि फ्यूचर में वो मेरी लंबी क्रिकेट खेलेगा अगर वो अनफिट ना हो। मैं नहीं सर देखता कि वो अनफिट भी होने वाला प्लेयर है। जोर नहीं लगा रहा, वो इतना अनफिट कैसे होगा? नहीं 80+ में लेट 80s में गेंद करा रहा है, 90s करा रहा है। हाँ 90s में भी जा रहा है, देख रहे हैं। हाँ, मैंने कल देखा, कल 87-88 में करा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप T20 गेम खेलते हैं ना, तो T20 में आप वेरिएशन पे ज़्यादा जाते हैं। आपको जो टास्क दिया होता है वो कटर्स का दे दिया जाता है, बैक ऑफ द हैंड दिया जाता है, हर बॉल डिफरेंट में दी, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में हो भी सकता है बेहतर भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको नए बॉल पूरी तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए सीम का, और आपको स्विंग और सीम की कोशिश करनी चाहिए। और वो, लेकिन हम क्या करें, लड़ियों में प्रो कर। हाँ, मुझे आना यहीं था। पहली बार मैंने प्री प्लान सवाल किया था आपसे। पाकिस्तान की टीम इस सीरीज़ में नहीं, यहाँ हम हार रहे हैं। मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ T20 में हसन अली था, अज़हर महमूद की कोचिंग थी। अज़हर महमूद सुलरवन बड़े कमाल के करते थे, इंग्लैंड में तो बैक ऑफ द हैंड उनकी बड़ी वो T20 ब्लास्ट में बड़ी मशहूर थी। तो ये पाकिस्तान के सारे बॉलर्स में देख रहा हूँ 3-4 साल से स्लोअर पर चले गए। अच्छा, ये आमिर नई बॉल स्विंग नहीं कर रहा, तीन बॉलें वो जो है वो स्लो कर रहा, ओवर में 4 बॉलें स्लो कर रहा है। तो अगर मोहम्मद आमिर ने पेस ही चेंज करना है, तो फिर मोहम्मद आमिर की ज़रूरत क्या बाकी रह जाती है विद दी न्यू? अच्छा, मैं आप इसको एक बात बताऊँ। होता क्या है कि ये जितने भी दुनिया में ओवरऑल T20 क्रिकेट हो रही है ना, इस सब के डाटा ऐसा है, वो ये देखते हैं, ये जो डाटा एनालिस्ट हैं वो देखते हैं कि कौन सी बॉल पे जो है ना ज़्यादा बचत हो रही है, जिससे विकेट मिल रही है। तो जितने भी डाटा एनालिस्ट हैं वो उन्होंने, मेरे हाल में जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि उसमें जो स्लो ऑन पेस और चेंज ऑफ पेसेस, इस पर मेरा सर माजरत का एक काउंटर आर्गूमेंट है। वो ये है कि जब डाटा एनालिस्ट हैं और यानी उनके साथ काम भी किया जाता है, तो फिर एक हिस्से को आपने अचीव कर लिया, दूसरे हिस्से पर काम कौन करेगा कि किस बैट्समैन की कौन सी खामी है। हम मॉर्गन को उसके कहते हैं ना हिटिंग जोन में बॉल्स कराते रहे। देखें वो इफ्तिखार अहमद ने 2 बार गेंद पहले छोड़ी, ठीक है। इफ्तिखार, अब हम ये भी कहेंगे कि इफ्तिखार अंकल जो है वो उनके पास कहना चाहिए कि इतना तजुर्बा भी आलमी क्रिकेट का नहीं है। तो इफ्तिखार मॉर्गन हट रहे हैं, अब उन्हें पता नहीं है कि मॉर्गन को अब क्या बॉल करनी है। बाबर आजम नए कप्तान हैं, ग्रूम हो रहे हैं, लेकिन बाबर आजम का क्रिकेटिंग ब्रेन जिस क्लास के वो बैट्समैन है, यानी वो गेम को बड़ी फास्ट रीड करते हैं। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि बाबर आजम वो एक्स्ट्रा कवर वाली जगह पर आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोच रहे। मॉर्गन पूरी ज़िंदगी उठा लें, पूरे मैचेस देख लें, मॉर्गन वहीं मारता है शॉट। इसका जवाब मैं आपको ऐसे दूँगा। देखिए, आप कम्पीट कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाली टीम की जो है ना वो भी प्रिपेयर होकर आई होती है, उसने भी सारी प्रिपरेशन की होती है, कौन सा बॉलर क्या कर रहा होता है, क्या वो भी होमवर्क करके आ रहा होता है। अब मैं और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, आप भी सवाल याद करके आते हैं, मैं भी सवाल याद करके आता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि यार ये वाले सवाल आते हैं ना, ये अब आते ही मेरे को वो वाला सवाल जब नहीं आएगा तो मैं हो जाऊँगा कन्फ्यूज़। जो आपने आउट ऑफ द बॉक्स की बात की ना, तो होता ये है कि ये दो पहलवान जब उतरते हैं आपस में बात करने के लिए, तो वो भी तैयारी करके आया, तो ये भी तैयार। तो जो बंदा पहले हावी हो जाता है, जो पहले पंच मार देता है, फिर वो बंदा नीचे ही रहता है। तो कल मेरे ख्याल में जो मैच में ऐसे ही हुआ, जो मॉर्गन की इनिंग ऐसी हुई कि इनको समझ ही नहीं आई कि क्या करें। इनके पास प्लान बी था ही नहीं, या था तो हो नहीं सका, ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जहाँ तक मैं कहा, बाहर से ही समझ लिया था इन्होंने कि 196 चाहिए, अब तुम जीत गए। वो बात तो मैं आपकी समझ गया। अब जो मैच शुरू होने वाला है तीसरा, उस पर आप मुझे बताएं ज़रा क्विक आंसर दें सर, कि कैसे जीतेगा पाकिस्तान। ठीक है,
जीतेगा जो आपने पिछले मैच में गलतियां की हैं। सबसे पहले तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने तो अपने आप को गेम में 1 स्टेप अहेड रहना है। होता क्या है कि दोनों टीम जो 1 स्टेप अहेड रहती है, फिर दूसरी टीम चेस ही कर रही होती है। कल पाकिस्तान बैटिंग में तो 1 स्टेप अहेड रहा था, बॉलिंग में 1 स्टेप अहेड नहीं रह सका। कल अगर देखा जाए तो दोनों टीमों की बैटिंग ने डोमिनेट किया है, बिल्कुल। बॉलिंग दोनों टीमों की बड़ी ऑर्डिनरी सी हुई है। किसी एक बॉलर ने भी ऐसी बॉलिंग नहीं कराई जिसने मैच, कोई एक बॉलर भी ऐसा करा था जो 4 ओवर में 20 रन देता, 22 रन देता। शादाब ने बॉल की लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहा, अच्छी बॉल की। शादाब ने पहला ओवर बहुत अच्छा किया, लेकिन शादाब को जब उसने दूसरे ओवर की पहली बॉल पे छक्का मारा तो फ्लैट हो गया। मैं अक्सर मजाक करता हूँ लोगों को कि यार जब कान के नीचे लगता है ना तो सीटी बजती है, सीटी बजी, तो वो सीटी वाला इफेक्ट हुआ तो फिर समझ नहीं आती इंसान को। तो फिर कल कोई तब्दीली करनी चाहिए। कल मेरे ख्याल में एक तब्दीली तो ऑब्वियस ही है, कौन? आमिर वाली। हाँ, वो अनफिट है, वो तो अनफिट है। दूसरी मैं ये समझता हूँ कि इन्हें हैदर को नहीं, हैदर तो अब नहीं खेल सकता क्योंकि ओपनर। मैं समझता हूँ कि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन खुशदिल शाह, उसको बीच में खिलाएं, उसको खेला भी है वो पहले। उसको आप इफ्तिखार की जगह खिलाते हैं। शोएब मलिक का नाम क्यों नहीं ले रहे सर आप? मैं इसलिए नहीं ले रहा शोएब मलिक का नाम कि शोएब मलिक और उस इफ्तिखार में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या? देखिए शोएब मलिक इनिंग चलाता है, कभी आपको प्रॉब्लम होती है तो सिंगल डबल लेते हैं। इफ्तिखार के पास तो इफ्तिखार तो इस वक्त आपका बॉलर भी बना हुआ है ना सबसे अच्छा। आपने उससे करवाई नहीं ना, 2 बॉलर तो आपके पास ऑलरेडी। तो अगर आप इफ्तिखार को बिठा देंगे तो वो लग्जरी भी चली जाएगी, इतना पैक होकर खेलेगा बाबर। खुशदिल शाह भी जो है ना आपका लेफ्ट आर्म स्पिन कराता है। हाँ, कराता है। तो फिर आप ये चाह रहे हैं कि इफ्तिखार की बॉलिंग में वो बात नहीं है कि वो उस तरह से पेनिट्रेट करे, तो एक नया आदमी दो खुशदिल जो जरा सा वैरायटी भी लाए अटैक में। आपके पास क्या है, आपके पास देखिए ना, आपके पास कौन से बॉलर है? आपके पास आमिर मलिक है, शोएब मलिक है, हफीज है और खुशदिल है, ये 3 है। तो आप अगर फॉर इंस्टेंस एक आध ओवर आप दे सकते हैं तो आप ये आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आपको। आप इफ्तिखार को असिस्ट कर लिया, ये कहने आप मॉर्गन एंड कंपनी ने। मैं समझता हूँ उसकी बॉलिंग से वो चीज़ नहीं आई। अच्छा, पहले मैच में टॉम बेंटन था, कल बेरिस्टो था, फिर मॉर्गन और मलान हो गए। तो इंग्लैंड ये दिखा रही है कि हर रोज कोई ना कोई हाथ खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि मैं हूँ। अगर आप तो अब बचा कौन है? सैम बिलिंग्स वगैरह बच गए। बिलिंग्स भी बड़ा डेंजरस प्लेयर है। अगर हम ये कहते हैं ना कि हम टीम बिल्डिंग करें तो हमें ये सोचना पड़ेगा जो इंग्लैंड की जो टीम है ना, वो तो एक तरह से उनकी टीम भी खेल रही है ना। उनमें बटलर है, ना उनमें स्टोक है, ना उनमें रूट है, ना उनमें और आर्चर है। खुशफहमी का शिकार हो गए हम। नहीं, खुशफहमी नहीं। अगर अब ये देखें तो वो अपनी बी टीम खिला के हमसे वो जीत रही, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। नहीं, देखें, मैं इस बात से पूरी तरह एग्रीड हूँ जो आप कह रहे हैं। यही बात इस सीरीज़ के शुरू में हो रही थी। इवन पाकिस्तानी नहीं, इंडियन मीडिया तक पर यह बताया जा रहा था जब पहला मैच बारिश से ख़त्म हुआ कि पाकिस्तान बाकी के दोनों T20 जीत जाएगा। मोस्ट लोगों की यही राय थी क्योंकि इंग्लैंड का तो मिडिल ऑर्डर यूँ है वो है। लेकिन मॉर्गन बहुत तजुर्बेकार कप्तान, बहुत बड़ा प्लेयर। मॉर्गन ये जानते थे कि गलती क्या हुई। मॉर्गन ने बिठाकर बात की कि भाई इनिशियली आप ये ना दिखाओ कि आप सब T20 के चीते हो। आपने देखा, मैं बताऊँ, मुझे जो लगता है कि इंग्लैंड मैच कहाँ से जीता, जब मॉर्गन ने मलान को रिलैक्स कर दिया। यही मैं बात करता हूँ, तनकीद से कुछ नहीं होता। मैं बाबर आजम से यही डिमांड करता हूँ कि जब आपने 15-20 बॉलें खेल ली हैं तो आप बीच का वो जो हिस्सा है ना, बाद में फिर आप फ्लैट हो जाओ। वो जो 8-10 बॉल हैं वहाँ आकर अटैक करो ताकि जो नया बैटर आया है वो रिलैक्स हो जाए आपके शेडो में। मॉर्गन ने मलान को पहले सर 10-12-15 गेंदें रिलैक्स किया है ताकि मलान सेट हो जाए, उस पर रन रेट तेज चलाने का प्रेशर ना हो। क्योंकि मॉर्गन नोज अपने एक्सपीरियंस की तजुर्बे की रोशनी में वो बेहतरीन जजर था कि अगर ये 10 रन 12 रन फी ओवर हो गए तो हम फंस जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, ये ब्रिटिश साइकिल बताता हूँ, कोचिंग की साइकिल। हाँ बिल्कुल। इंग्लैंड में ये कोई चीज़ें नहीं होती नहीं कि वो ये सोचता है कि वो ये कर लेगा। ठीक, इंग्लैंड में रोल होता है। मॉर्गन अपना रोल कर रहा है, वो अपना रोल कर रहा है, वो अपने अकाउंटेबल खुद है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने, उनको ये पता है कि हमने 196 रन चेस करने हैं। बिल्कुल। तो वो जब मैं बैटिंग करने अगर ओपन जाऊँगा तो मेरा रोल क्या होगा, मुझे कोई बताने वाला नहीं होगा कि आपने ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। उसकी आपको प्रैक्टिस करा दी जाती है। 200 रन कैसे चेस करने हैं, 230 रन कैसे चेस करने हैं, 175 रन कैसे चेस करने हैं, 150 रन कैसे चेस करने हैं। और आपने अपना रोल अपनाना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी गलती हमारे माशरे में ये है कि हम जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको हम एम्पावर ही नहीं कर रहे। हम एम्पावर का वर्ड तो यूज़ करते हैं लेकिन हम उनको एम्पावर इसलिए नहीं करते, हम समझते हैं हमें सब कुछ आता। तो ये कल्चर हमें चेंज करना पड़ेगा। ये हमें ग्रास रूट लेवल से चेंज करना पड़ेगा, बच्चों को सीखना पड़ेगा। हमारे अगर आप स्कूलिंग भी देखें तो हमारा टीचर आता है, वो ब्लैक बोर्ड पे सवाल लिखता है, उसका जवाब लिखता है, बच्चों को बोलता है बेटा ये याद रखो, ये इम्तिहान में आएगा और इसमें पास हो जाएगा।
तो हमें अपने पूरे माशरे को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम मॉर्गन, मलान, बेरिस्टो, स्टोक टाइप के लोग जो ओनरशिप लेते हैं, जो खुद अपने आप को बताते हैं कि हमने कैसे खेलना है। भाई वो प्रोफेशनल्स हैं, दे नो देयर जॉब। बिल्कुल। हमें भी अब प्रोफेशनल है, हमें भी अपना आना चाहिए कि हमारे जॉब क्या है, हमें कोई बताने वाला नहीं होना चाहिए क्या है। चले सर, फैसिलिटेटर्स चाहिए। मैच पर आपने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया कि हम क्यों हारे और हम अब आगे कैसे कल जीत सकते हैं या आज जीत सकते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की हो रही है, फॉर्मेट कोई भी हो, यहाँ इसका कसूरवार करार दिया जा रहा है हमारे जो श्रिंक हुआ हुआ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। पहले ही उसमें बेहतरी लाने की गुंजाइश थी, अब श्रिंक हो गया है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो रही। आप कितने ग्रेट बिलीवर हैं, आपको क्या लगता है कि रीजनल सिस्टम भी अगर अच्छे से बन गया है और अच्छी तरह चलाया जाए तो ये अच्छे लड़के प्रोड्यूस करेगा, या डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर दोबारा से उसको शुरू करने पर नजर सानी करनी चाहिए? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, जो आपने बात की ना, एक अच्छी तरह चलाना, चाहे आप 2 टीम का टूर्नामेंट कराएं, चाहे आप 6 टीम का कराएं, चाहे आप 18 टीम का चलाएं, चलाने वाला अच्छे तरीके से होगा। बिल्कुल। मैं अगर ड्राइवर ही सही नहीं हूँ, मैं अपनी स्किल सही तरह चला ही नहीं रहा, मैं मेन हाईवे पे चला रहा हूँ गाड़ी, मुझे चलानी आ ही नहीं रही, तो फिर क्या होगा? एक्चुअली बात यह है इंडिविजुअल पे होती है। बिल्कुल। एक्चुअली हम लोगों को सोचना चाहिए एज ए कोच, एज ए प्लेयर, एज ए ऑफिशियल, एज ए वो, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। बिल्कुल। हम हासिल क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल। हम सब ये हासिल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम नंबर 1 हो, ठीक है, हम भी चाहते हैं ना। तो उसके लिए हमें ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा, हमें उससे लगन से काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, वो कल्चर जो कि हाँ मांगी का हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का हो, मेहनत और लगन से काम करने वाला हो, और ये ना हो कि बासे कौन है, इसे क्या आता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या आता है, वो बंदा अच्छा है। हमें इस चीज़ से यानी मैं आपका अगर इस बात का अगर मैं अपनी नज़र में एक जवाब समझूं, जो मैं समझाऊं, कि आप ये कहते हैं कि आप चेंजेस करें क्रिकेट में, श्रिंक भी करें, लेकिन जितनी क्रिकेट हो रही है वो नेक नियति से हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब्स हो, ठीक है, पसंद नापसंद अकरबा परवरी वाले मामलात ना हो। ये तो नासूर नहीं जाता। बहरहाल मैं फिर भी मैं आपसे बात करूं, इस तरह के हार्श क्वेश्चन चाह नहीं रहा, क्योंकि आप माशाल्लाह से क्रिकेट से जुड़े हुए, कमी करनी है, हमने कमी करनी है, कमी तो करें। हाँ, हम अपने घर में भी रहते हैं, घर में भी पसंद नापसंद होती है, फेवरेट बहुत होती है, लेकिन आपने उसमें कमी करनी है। बिल्कुल होती है, ठीक है ना। ग्रेजुअली आप कमी, 70 सालों तक पूरे, ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप ओवरऑल भी देख लें तो हमारे माशरे में क्या हो रहा है। अच्छा, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर किसी को खुश नहीं करता ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, टीवी पर कुछ और करते हैं, यूट्यूब पर, लेकिन एक बात है, अगर मैं आपको पता है, मैं सीधी बात करता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि वो जो हमारे पड़ोस में जो इंडिया में अगर देखा जाए तो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और वो सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर किए हुए हैं, हर साल कोशिश करते हैं कोई नई जिद्दत लाएं। तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़कर हर वक्त आलमी क्रिकेट के पीछे भागते हैं। भाई नीचे सही करोगे मसाइल तो ही प्लेयर आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी ना। तैयार प्रोडक्ट लाने के लिए इधर पैसा भी लगना है, इधर ब्रेन्स भी बड़े लगने हैं। हर किसी को चाहिए पाकिस्तान की टीम के साथ मुझे ये वाला दौरा करा दो, मुझे वो वाला दौरा करा दो। और इसी सवाल में एक सवाल, क्योंकि बहुत लंबा मेरा और आपका ये सेशन हो गया है, तो इसी सवाल में एक और सवाल ले लें। वकार यूनिस का ये बतौर बॉलिंग कोच जो है वो दूसरा तीसरा टेन्योर है। जब वकार यूनिस आते हैं, सर माजरत के साथ जितने बड़े वो बॉलर हैं, मैं देखता हूँ उनके ही टेन्योर में बॉलर्स यॉर्कर्स नहीं मारते और बॉलर्स की कारकर्दगी मुतासर हो जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखने का तरीका कार है जी, कि ऑब्वियसली जैसे भी अपनी पसंद नापसंद की बात की ना, अगर फॉर इंस्टेंस मुझे उमर रशीद की शक्ल पसंद नहीं है, उमर रशीद जब भी आएगा ना तो मैं उमर रशीद की बुराइयाँ ही देखूँगा। तो वकार की हो सकता है हमारे मीडिया में या कुछ लोगों में ऐसी बातें होगी और गलतियाँ भी हैं। नहीं, मैंने तो पिक किया देखकर, मैं किसी की बात थोड़ी सुनता। दूसरी एक और चीज़ है, ठीक है, सबसे बात ये कि ऑनेस्टी की बात है ना, हमने ऑनेस्टी से काम करना है। जहाँ तक आपने इंडिया की मिसाल दी ना, हमको क्या ज़रूरत है इंडिया की मिसाल देने की या किसी और की मिसाल देने की? अगर हम अच्छे हैं तो हम खुद अपनी तलाश करें ना। नहीं, मैंने सिर्फ मिसाल इसलिए दी कि आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया बर्रे सगीर है ना, बर्रे सगीर है, सब कॉन्टिनेंट है। अच्छा, श्रीलंका भी है, श्रीलंका का इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है, हम जानते नहीं हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इसलिए ये लाइन बोली कि यार वहाँ डोमेस्टिक मिसाल ये दी, या और कंट्रीज भी ले लें, इंडिया के अलावा पैसा लग रहा है डोमेस्टिक में, ठीक है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक से पैसा दाना पानी कम किया जा रहा है, तो किस तरह से हम उस लेवल पर
बेहतरीन प्रोडक्ट भेजेंगे। इस लेवल पर आलमी क्रिकेट में आने के बाद प्रोडक्ट नहीं बनती। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप कोच हैं, आपको मालूम है कि इस लेवल पर जब आप पहुंचते हैं तो फाइन ट्यूनिंग होती है, वहां पर मेहनत लगती है, जोर दमखम लगता है। जो आपके बाल इस तरह के हो गए, आपने कितना कोचिंग किया, इतने से बच्चों को इतना बड़ा किया है, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। दूसरी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जब भी कोचिंग करता हूँ ना, मैं कभी नहीं कहता कि आप उससे कम्पीट करो, मैं कहता हूँ अपने आप से कम्पीट करो। बिल्कुल। तो हमें अपने आप को बेहतर करना है, हमें नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं, फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। हमें अपनी गलतियों से सीखना है और दूसरों की अच्छी चीज़ों को देख के अपनी चीज़ को डेवलप करना है। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, इट्स अबाउट मोटिवेशन। लेकिन मसला ये है कि हम उसको पोर्ट्रे ऐसे करते हैं, हम ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि हम तो बिल्कुल नहीं है वो, और वो है बहुत सारे चैंपियन। कोई चैंपियन नहीं दुनिया में, सिर्फ मैं ही चैंपियन हूँ, मेरे अंदर ही चैंपियन है, आप ही चैंपियन है। ग्रेट। तो हमने अपने आप को, हर जितने लोग खेल रहे हैं वो सब चैंपियन है, हमने उस चैंपियन को निखारना है ना, उसको निकालना है बाहर। उसके लिए मेरे को उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उस पर बिलीव करना पड़ेगा। अगर मैं उस पर बिलीव ही नहीं करूंगा, उसको बोलूँगा हाँ भैया तू डोमेस्टिक में बड़े रन करता है, अब आके करके दिखा, तो कैसे करेगा? ये इमरान भट्ट को भी आपने देखा लास्ट टाइम, ये इसने बहुत सारे प्लेयर हैं, और बहुत से प्लेयर्स हैं, आएंगे, टैलेंट तो है हमारे पास। देखिए टैलेंट जो है ना, पाकिस्तान में हर बच्चा खेल रहा है क्रिकेट। टैलेंट का नाम जो है ना वो है शौक। मेरी नज़र में जितना शौक होगा उतना टैलेंट आप में आ जाएगा। मैं मेहनत करता रहूँगा, मैं अच्छा होता रहूँगा। कोई सी चीज़ का भी मेरे को शौक होगा, वो मेरा टैलेंट है। डिपार्टमेंट क्रिकेट स्पेसिफिक लास्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई, आपके भी बहुत सारे जो आपकी कोचिंग में रह चुके होंगे लड़के, वो परेशान भी हम सुनते हैं, ये न्यूज़ है, ये क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं, न्यूज़ में सुनता हूँ कि फ़ला आदमी जो है वो काम कर रहा है, फ़ला आदमी बाइकियाँ चला रहा है, फ़ला आदमी कोई पकौड़े बेच रहा है। तो आई थिंक मेहनत करने में तो कोई यार नहीं, लेकिन इफ़ेक्ट हो गए प्लेयर्स, दिल बर्दाश्त हो गए कुछ प्लेयर्स। तो आप उन लोगों में से हैं क्या जो आपकी वो क्रिकेट वाली राय तो आ गई कि क्रिकेट कम कर दो, लेकिन नेक नियति से चलाओ, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों को ऐसी क्रिकेट देनी चाहिए शदीद टैलेंटेड बच्चों को? मैंने क्रिकेट कम करने का नहीं कहा, मैंने क्रिकेट नहीं कम करने आपने नहीं कहा, आपने ये कहा कि क्रिकेट जितनी भी हो नेक नियति से हो, जो भी फैसले अरबाब इख्तियार करे। तो आपको लगता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को सर शुरू होना चाहिए एक बार? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, ये डिपार्टमेंट और रीजनल की तो बात आप छोड़े, मैं तो सिर्फ एक चीज़ करता हूँ कि मसला ये है कि क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेट ही क्यों खेलता है, और क्या करे भाई? वो पढ़ने में क्यों नहीं हम करते? हम ये क्यों नहीं इनकरेज करते हैं कि भाई 35 साल के बाद आपने क्या करना है? किसी कोच ने आके किसी को समझाया है? तो रोजाना 2 दिन का जो 2-2.5 घंटे का नेट लगता है, आधा घंटा जाने को, तो 4 घंटे तो उसके गए। तो यार तो ये नेट में भी तो पहुंचना होता है। मिसाल दे रहा हूँ, जैसे उमर भाई मेरे कोच हैं, वो खुश हूँ मैं रोज नेट में नजर आता हूँ। आप मुझे बताएं हमारे जो नेट लगते हैं उसमें कितने % उस बच्चे को बैटिंग मिलती हो? बहुत कम। बहुत सारे लोग नेट्स में ये भी होता है 1 घंटे बैटिंग करते हैं, बहुत सारे 12 मिनट बैटिंग करते हैं, बहुत सारे सिर्फ बॉल उठा के आए, बहुत सारे सिर्फ बॉल जो। हमें ये चीज़ें सही करनी है, हमें ये नहीं, हमने उन बच्चों को मजलूम नहीं बनाना, उनको बताना है ये बड़ा पॉइंट है भाई क्या है इंसान किसी हाल। देखो रिस्क अल्लाह ने एक चीज़ का तो आपको बोला है, रिस्क उसने हर बंदे को देना है, चाहे वो जितना देना है, जैसे देना है वो देना है। हम मजलूम क्यों बनते हैं कि यार वासे ने ख़त्म करके मेरी नौकरी खत्म, मैं कौन होता हूँ नौकरी खत्म करने? आप कौन होते? वो तो अल्लाह ने मेरे लिए रखा हुआ है। बिल्कुल। वो चाहे उस बंदे से लगा दी या उस बंदे से लगा दी, वो तो अल्लाह ने किया है और उसी ने मुझे आगे कहीं लेके जाना है। इनसिक्योरिटी है हमारे कल्चर में, ये बातें नहीं है। इनसिक्योरिटी नहीं है, वो हमने क्रिकेट की हुई है। हाँ, लेम एक्सक्यूज है, इनसिक्योरिटी नहीं है। भाई अल्लामा इकबाल ने कहा ना, कहते हैं अल्लाह में तो कहता है आपको हमेशा जी कि यार रिस्क तो आपका है, आप जाओ तलाश करो, हो सकता है एक दरवाज़ा बंद किया आप में कितने दरवाजे खुले हो। बेशक। लेकिन मसला ये है कि वो बात भी सही है कि हमारे यहाँ वसाइल कम हैं, लोगों के पास ये चीज़ होनी चाहिए, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि हम उसके लिए क्या करें। लेकिन जो भी बच्चा आता है उससे हम ये नहीं बोलेंगे बेटा तू क्रिकेटर बनेगा, बेटा पहले तो इंसान बन जा, जब तो इंसान बन जाएगा तो क्रिकेटर तू आराम से बन जाएगा। 2 T20 वर्ल्ड कप होने, बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा आज का, कि 2 T20 वर्ल्ड कप होने बड़े कम अरसे में। पाकिस्तान की टीम में हफीज़ भी हैं, शुएब मलिक भी हैं। हफीज़ डिलीवर कर रहे हैं, शुएब मलिक अल्लाह करे अभी वाले मैच में डिलीवर करें, नज़र आए उनकी फॉर्म और फिटनेस। इस तरह के कितने लड़के हम अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा सीनियर्स कितने दरकार हैं हमें कि इन 2 T20 वर्ल्ड कप तक ये चले जाएंगे? अगर एक के बाद दूसरे T20 तक भी नहीं जाएंगे तो बड़ा कम स्पैन है उसमें टाइम, तो हमें फिर कौन से लड़के नीचे से ग्रूम करने चाहिए? एकदम से कोई हटा तो फिर खला आ जाएगा, मिडिल ऑर्डर को पुर करना आसान नहीं है। उसका नाम दिया है ना,
खुशदिल खुशदिल का नाम लिया, ऐसे और भी प्लेयर्स आपके पास डोमेस्टिक में काफ़ी टॉप परफॉर्मर है, यहाँ हमारी फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं है? और फिर खब्बा है, आपको वैरायटी भी देता है मिडिल ऑर्डर अब में। आपने बात की ना, देखें आप इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को दें। अगर आप सबको इक्वालिटी के साथ देखेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास बजाय एक बाबर आजम के आपके पास 6 बाबर आजम होंगे। बहुत अब खूबसूरत जब आप बात। सिर्फ एक बाबर आजम पे ही आप बोलेंगे कि यही बाबर आजम है, यही आमिर है, तो आपको एक आमिर हाँ। नजर आएगा, एक बाबर आजम भी नजर आएगा। पीछे ना पड़े, पीछे पड़ने के बाद वो डिक्लाइन अगर होना आप, शुरू हो अगर जाता है। आपके पास 8 प्लेयर है तो 8 के 8 बाबर आजम है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनको कोशिश किया जाए कि वैसे ही परफॉर्म। आपके लड़का 1 से लेके 20 तक जो है वो सब बराबर होना चाहिए। जब ये बराबरी आपके पास हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली, और मैं सब देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपको आगे नज़र आएंगी। बहुत खूबसूरत बात कही उमर भाई आपने, और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। यकीन करें प्रोग्राम पहली बार इतना लंबा किया है, लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा था। कोशिश करूँगा एक प्रोग्राम आपके साथ आगे जाकर और करूँ। और प्योर क्रिकेट की बात हुई है, और ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम था, आपको नज़र आएगा। यहाँ मैंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देना था, यहाँ मैंने जानना था उस हस्ती से कि जिसको मैं समझता हूँ कि उसके अंदर रोम रोम में क्रिकेट शिद्दत से है। और आप सब भी अब समझे होंगे कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट व्यू है उमर भाई का हर चीज़ में। और वो ये कहते हैं, ये जो आखिरी बात थी, अगर इसे समझदार और बाशऊर लोग समझें, अंडरस्टैंड करें, तो वो ये अंडरस्टैंड कर जाएंगे बहुत इजीली कि उमर रशीद का मानना है कि किसी का बड़ा नाम और किसी का छोटा काम देखकर उसे अहमियत नहीं दो। तमाम के तमाम प्लेयर्स को एक ही तराजू में तोलो, ऐसा कम होता है हमारे कल्चर में, पाकिस्तान के कल्चर में। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप लोग ज़रा नज़र सानी करें, हर प्लेयर को रिक्वायर्ड जो उसको डिज़र्व करता है वैसा ट्रीटमेंट दें। खुशदिल शाह की स्पेसिफिक बात की गई कि मिडिल ऑर्डर में बड़ा ज़बरदस्त लड़का है, बोल्ड है, ब्लंट है, बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है, ब्लंट अपने खेल में है, ठीक है, डरता नहीं है, बॉलर देखकर नहीं। हमने भी डोमेस्टिक में उसे काफ़ी देखा। तो इस तरह के करैक्टर्स को ऐसा ना हो यार, खुदारा 1-2 टूर्स पर ले जाकर फिर इन्हें वापसी का टिकट देना सही नहीं है। इनको कम से कम 8-8, 10-10 मैचेस लगातार दें और विदाउट एनी टेंशन दें, ताकि इन लड़कों में से जो बेस्ट है वो निकल सके। क्योंकि बात सही की उमर भाई ने कि फिर आप एक बाबर आजम पर ही प्रेशर डाल के रखेंगे कि यार तुम ही वर्ल्ड क्लास हो, और एक दिन माजरत के साथ वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी एक ऑर्डिनरी प्लेयर बन जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि बाकी के 10 भी तो खेलते हैं, उन पर भी कोई दबाव डाल दो यार। उस पर मैं जो आपने बात की थी ना बाबर आजम की, कि सिर्फ बाबर आजम, क्योंकि अक्सर हम भी कहते हैं हमारे पास, हम इंडिविजुअल की तरफ जा रहे हैं, हमने टीम बनानी है। एग्जैक्टली, मेरे पास 5 बाबर आजम के किस्म के प्लेयर होंगे तो मेरी टीम जीतेगी ना। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत बात है। ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो अगले प्रोग्राम में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। उमर भाई, प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले लास्ट आपका कोई कमेंट हो? एंजॉय किया आपने सर शो? बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा से ही, क्योंकि बातें हमेशा हम अच्छी करते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट हो या माशरा हो, उसकी बेहतरी के लिए हो, क्योंकि हर एक की रिस्पेक्ट है, हर एक का अपना अपना रोल है, हर अपना रोल अच्छी तरीके से निभाए और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, रिगार्डलेस उसका स्टेटस या उसका ओहदे शोदे कुछ नहीं होते, इंसान होता है, इंसान की रिस्पेक्ट करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुआशरा बेहतर होगा। ये मुआशरा बेहतर होगा तो आपकी हर फील्ड अच्छी हो जाएगी। चलें, बड़ा मशकूर हूँ उमर भाई का एक बार फिर, और अब प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अगले शो में मुलाकात होगी इस वादे के साथ, और दावा गलत चीज़ है, वादे के साथ, कि कोशिश करूँगा कि कुछ अरसे के बाद उमर भाई के साथ एक सेशन हम और करें जिसमें क्रिकेट की बेहतरी पर बात करें सिर्फ, और इन चीज़ों पर बात करें कि ग्रास रूट लेवल पर या जो निचली सतह पर क्लब क्रिकेट को आजकल डेंट लगा है पाकिस्तान में, क्लब क्रिकेट क्यों कम हो गई, और क्लब क्रिकेट से लेकर ऊपर आने तक, फर्स्ट क्लास तक, बंदे को क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, क्रिकेटर को क्या उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्या ग्रूमिंग का लेवल होना चाहिए, इन चीज़ों पर एक प्रोग्राम करेंगे। यही मेरा फोकस है कि अब मैं ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों पर भी दूंगा कि क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान में इस खेल को हम कैसे बचा सकते हैं। तो बड़ा मशकूर हूँ, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।